नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण सीजी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 और आज जो पढ़ने वाले हैं खनिज पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 9 होगा या जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें आप लेसन 9 कह सकते हैं। तो इसके पहले हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है प्लेलिस्ट में और साथ ही आपके आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले जाके आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। खनिज अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के खनिज के जो उत्पादन और भंडारण का प्रतिशत है उसको हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनता है और ये महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो जीएसडीपी में योगदान है, हिस्सा प्रतिशत है, उसको भी देखेंगे। और अभी आपने देखा होगा जो 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस यूनिट से आए थे। मतलब ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कुछ टॉपिक को हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। तो इसलिए आप किसी भी टॉपिक को लाइटली अब नहीं लेना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से गंभीरता से लेके चलना है। साथ में भी सीजीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है एपी का। तो एक चीज़ और है, अभी बहुत लोग आर्थिक सर्वेक्षण को एकदम लाइटली ले रहे हैं। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो ऐसे गलती आप मत कीजिए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण क्या करता है आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपको आर्थिक सर्वेक्षण का सोचते हैं कि एक दिन में इसको पढ़ के हम अच्छे से याद कर लें और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप अभी से इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि इतना सारा चीज़ रहता है ना, हम एक बार पढ़ के सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते। इसीलिए यूनिट बाय यूनिट जैसे ही वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है आप एक एक को कंप्लीट करते जाएँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एक साथ चल हम कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए आप जैसे जैसे वीडियो अपलोड किया जा रहा है चैनल पर, आप उसको एक एक को अच्छे से कम्प्लीट करके तैयार कर लीजिए। अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य खनिज के भंडारण एवं उत्पादन प्रतिशत, तो कौन कौन से खनिज हैं जो मुख्य खनिज के अंतर्गत आते हैं और जिसको हमको तैयार करना है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन अयस्क। तो भंडारण में क्या स्थिति है इसको देख लेते हैं और इसमें हमको दोनों को याद करना है। एक तो उसका प्रतिशत क्या है और साथ में कौन से स्थान पे है, इसको भी याद रखना है। देखिए भंडारण में देखेंगे तो भंडारण का प्रतिशत कितना है, 18 आपका है 3-4%, 18.34%। लौह अयस्क का देखेंगे तो 21.60%, चूना का 5.31%, बॉक्साइट का 4.45% और टीन अयस्क का 3.56%। इसको याद कैसे करें? देखिए जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण, इसके 1 या 2 बार भी पहले पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कुछ चीज़ें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। टीन अयस्क के लिए ये कभी 35 होगा, 35 में कुछ अंतर आएगा। तो ये तो आपको याद होगा कि भंडारण में कितना है, 35 रहता ही है। और ये कोयला ज़्यादा से ज़्यादा 20 के ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। तो 2 वैल्यू भंडारण में आपको याद रखना है जो 20 के आसपास है। एक आपका कोयला, दूसरा लौह अयस्क। कोयला का अगर हम छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ में कोयला ऊपर मिलता है, लौह अयस्क नीचे मिलता है। तो यहाँ पर है आपका 20 से एबव प्लस है और ये 20 से क्या है माइनस। ऐसे कुछ भी ट्रिक लगा करके याद कीजिए, लेकिन वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इसका और तोड़ नहीं है। क्योंकि लिखने वाला रहता है उसको आप आगे पीछे 1-2 वर्ड करके बना सकते हैं, लेकिन आपका जो वनडे एग्जाम रहता है ऑप्शनल रहता है उसमें, क्योंकि अब वैल्यू बहुत पास देता है, तो आप कुछ भी करके इसको तो याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद चूना पत्थर है, तो ये भी क्या है 5 है। एक क्या है 5 का प्लस है, दूसरा है 5 में माइनस, मतलब चूना पत्थर 5 प्लस है, बॉक्साइट क्या है 5 माइनस है। ऐसे करके कुछ भी करके आपको इसको याद करना है, वैल्यू को याद होना चाहिए। जैसे भी करके आप अपने हिसाब से भी ट्रिक लगा करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका प्रतिशत देख लिया। अब इसका स्थान देखते हैं कि कोयला के भंडारण में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है। तो इसमें आपको केवल 3 का याद रखना है, प्रथम है, बाकी में कोयला और लौह अयस्क ऊपर और नीचे ये 3rd नंबर पे है। उसके बाद चूना पत्थर में 5 नंबर पे है और बॉक्साइट में आपका क्या है 4th नंबर है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, सेकेंड नहीं है, मतलब इसमें आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड नहीं है, फिर थर्ड हो गया, थर्ड में 2 है, उसके बाद 4th हो गया और 5th हो गया। तो इधर से आप तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उत्पादन में देख लेते हैं। उत्पादन में क्या स्थिति है,
उत्पादन में पहले प्रतिशत देख लेते हैं, कितना प्रतिशत ये उत्पादन करता है। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ गया, जैसे लौह अयस्क का है वो सीधा सीधा बोल सकते हैं यहाँ पे आ गया, मतलब आपको याद करना है ना, याद करने के लिए जैसे भी देख रहे हैं। तो कोयला का उत्पादन कितना हो रहा है, 21.404%। उसके बाद लौह अयस्क का उत्पादन कितना देख रहे हैं, यहाँ पर क्या था 18 था, तो यहाँ पर क्या हो गया 14 हो गया। ऐसे करके कुछ तो ट्रिक लगाना पड़ेगा ना, तभी तो याद हो पाएगा। तो यहाँ पर हो गया 14.08%। उसके बाद ये चूना पत्थर है 11.98% और बॉक्साइट क्या है 7.10% और टीन एस क्या है उत्पादन, तो मात्र पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का ही एक योगदान है उत्पादन में, तो 100% उत्पादन किया जाता है। तो अब ये याद हो गया होगा 21.04%, 14.08%। पहले आप मोटा वैल्यू को पकड़िए, उसके बाद क्या करेंगे पॉइंट में आएंगे। ये 4 है, 4 से जस्ट डबल हो गया 8, इसमें भी हो गया डबल 8, उसके बाद इसमें क्या हो गया 10 है ना, सम संख्या में 4 8 8 10, 4 8 8 8 10 और ये क्या है 21 14 11 7 और 100। अब तो ये उत्पादन का प्रतिशत हो गया। अब स्थान देखेंगे तो ऊपर में भी प्रथम स्थान है कोयला के उत्पादन में और टीन अयस्क के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। लौह अयस्क में द्वितीय स्थान है और चूना और बॉक्साइट में इसका चौथा स्थान है। ठीक है, अब इसको आपको याद करना है, आप जैसे भी करके याद करेंगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ और देखना है हमको कि भारत के खनिज मूल्य में क्या योगदान है। खनिज मूल्य तय किया जाता है ना, अगर पूरे हम भारत का देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है। मान लो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनके द्वारा खनिजों का उत्पादन किया जाता है और उसको बेचा जाता है, तो जो मूल्य बन के आता है मान लीजिए वो 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में से छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है कि वो 10 रुपये का बेचता है या फिर 15 रुपये का बेचता है या 25 रुपये का बेचता है। तो इस तरीके से इसका मतलब है ये योगदान। कोयला का तो आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं दिया है। उसके बाद लौह अयस्क का योगदान है आपका 19.90%। चूना पत्थर का है 11.63%, बॉक्साइट का है 9.72% और टीन अयस्क का 100% है। तो इसमें ये तो आपको बस इसमें टीन का जहाँ पर भी आता है ये 100%, ये 100%, भंडारण में 35। ठीक है, अब इसमें क्या है कोयला का नहीं याद करना है, अब हमको याद करना है लौह अयस्क का और बॉक्साइट का। लौह अयस्क और बॉक्साइट, तो लौह अयस्क का आपका है 19, इसमें भी 9 है, लेकिन इसमें 19 है, इसमें केवल 9 है। ऐसे क्या रखेंगे तो इसमें डबल 1 है, इसमें इसका 1 इसमें चला गया इसलिए डबल 1 हो गया। ऐसे करके कुछ भी करके याद करेंगे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा है ना। उसके बाद एक चीज़ और आता है, जैसे हम छत्तीसगढ़ का राजस्व में योगदान देखेंगे तो खनिज से मिलता है, तो क्या होता है 27% है, काफ़ी लंबे समय से 27% है, तो उसको भी याद रखना है। तो वो 27% योगदान अपना छत्तीसगढ़ में देता है, लेकिन यहाँ पर ये भारत के लिए है। खनन व उत्खनन का सकल राज्य घरेलू उत्पाद JHDP में क्या भागीदारी है, इसको हमको देखना है। तो इसमें आप जो 2020-21 है उस वैल्यू को तो याद रखेंगे, बाकी को हमको समझना है कहाँ पे ऋणात्मक गया था और कहाँ पे आपका धनात्मक है, उसको याद रखना है। तो जो वृद्धि है, वृद्धि को अगर हम देखेंगे 2014-15 से देखते हैं, 14-15 से लेकर के हम 20-21 तक देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1.80 वैल्यू आपको याद नहीं रखना है। जो जहाँ पर सर्वाधिक है, जहाँ पर कम है, उस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव है, उसके बाद 15-16 में नेगेटिव चला गया, फिर इसमें प्लस है और सर्वाधिक वृद्धि आपका 2016-17 में ही दिख रहा है। फिर इसमें क्या है, फिर नेगेटिव, ये तो नेगेटिव चला गया, उसके बाद ये थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, फिर नेगेटिव चला गया, उसके बाद फिर से नेगेटिव चला गया। तो ऐसे स्थिति दिख रहा है, मतलब इसमें भी क्या दिख रहा है, उसकी वृद्धि में वृद्धि प्रतिशत में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है खनन और उत्खनन में। अब इसमें से पूछता है कि सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष हुई है, 2014-15 से लेकर के 20 तक। तो सर्वाधिक वृद्धि देखने के लिए हमको मिल रहा है आपका 2016-17। इसको जब हम एक साथ जब देखे थे ना आर्थिक समीक्षा, तो उसमें हमने देखा भी था है ना 2016-17। और सर्वाधिक ऋणात्मक अगर देखेंगे तो सर्वाधिक ऋणात्मक अभी का वर्तमान 17 है 2020-21, माइनस नेगेटिव में है 24.41%। ठीक है, अब हिस्सा प्रतिशत देखते हैं। तो हिस्सा प्रतिशत में आपको इसको पूरा का तो हम याद कर ही नहीं सकते, तो अभी वर्तमान का याद रखना है। हिस्सा प्रतिशत कितना है, मतलब जितना भी आपका जो JHDP है उसमें आपका खनन और उत्खनन का कितना भाग है, कितना योगदान है, तो 8.34% है। ठीक, अब इसमें खनिज आय करोड़ रुपए में देखेंगे। खनिज आय करोड़ रुपए में जैसे खनिज का हम उत्खनन करते हैं, उत्खनन करने के बाद उसको विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय किया जाता है, तो जो मूल्य प्राप्त होता है उसमें भी अलग अलग निर्धारण किया जाता है कि मुख्य खनिज से कितना मिला और गौड़ खनिज से कितना मिला। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्योंकि वो सब चीज़ को अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते रहेंगे ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी अगर एक ट्रिक वाला वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपना विचार बता सकते हैं। मेजॉरिटी हुआ तो उस पर भी अलग से एक वीडियो मैं बना दूँगी कि मुख्य खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं,
खनिज आते हैं और गौण खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो मुख्य खनिज का अगर 2019-20 में अगर हम देखेंगे कि कितना आय हुआ, तो ये है आपका 4,524.04 करोड़ रुपए। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। बाकी वर्ष का याद रखें या ना रखें, लेकिन जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसको हमको याद रखना है। 19-20 बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका 20-21 नहीं पूछिएगा, क्योंकि अभी का जो सत्र चल रहा है, अभी का हमको आने वाले जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद गौण खनिज का आपका है 194.80%। और कुल मिलाकर के आपको तीनों वैल्यू को याद रखना है। तीनों वैल्यू को कम से कम दोनों वैल्यू को याद रखेंगे तो जोड़ के आपके कुल राजस्व निकाल सकते हैं कि कितना राजस्व प्राप्त हुआ। तो 6,195 रुपये तीनों को याद रखना है। 4,524, 4524 और 194 गौण खनिज के लिए है, और कुल राजस्व के लिए है 6,195.37 करोड़ रुपए। मतलब इतना करोड़ का हमको मुनाफा खनिज बेच करके मिला है। अगर इसी को प्रतिशत में पूछ देता है कि उसमें मुख्य खनिज का प्रतिशत कितना है, तो जो मुख्य खनिज का प्रतिशत है वो 96% है, और गौण खनिज का प्रतिशत होगा वो 4% होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा। तो ये हो गया खनिज से आय। उसके बाद कभी कभी रॉयल्टी दर पूछ देता है। रॉयल्टी दर क्या होता है? जो एक तरीके से टैक्स है वो पटाया जाता है। तो सर्वाधिक रॉयल्टी दर किसका है? सीक्वेंस जमाने के लिए भी पूछ सकता है इसमें, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे 2000 एक कंपेरेटिव देखेंगे, क्योंकि 2013-14 की तुलना में आपको याद रखना है 2014-15 का, 2014-15 का इसको आपको याद रखना है। पर हम कंपेरेटिव देख रहे हैं कि किसमें वृद्धि हुआ है। तो सर्वाधिक आपका रॉयल्टी दर किसका है? आयरन ओर का है, उसके बाद कोयला का है। अब इसको कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि कोयला देता होगा, पर इसको आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। मतलब देता कौन है? आयरन देता है, लो है ना, आयरन ओर देता है, उसके बाद कोयला देता है, फिर बॉक्साइट देता है, फिर आपका चूना पत्थर, फिर डोलोमाइट। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आयरन अ से शुरू हो रहा है, तो आप अ, फिर क, फिर बी, फिर सी, फिर इसको कुछ भी ट्रिक बना करके आप याद कर लीजिए। जैसे आयरन से ए हो गया, बॉक्साइट का बी हो गया, कोयला का हम मान ले रहे हैं सी मान लिए, उसके बाद फिर इसको सी मान लिए, उसके बाद इसको डी मान लिए। तो इसको हम जमाएंगे तो कैसे आएगा? ए सी बी सी डी। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी ट्रिक करके आपको इसको याद करेंगे। उसके बाद वैल्यू क्या है आपका? आयरन ओर का 2013-14 में 300 था, जो कि बढ़ करके कितना हुआ है? 450 हुआ है। उसके बाद कोयला का 145 था, उसके बाद इसमें भी 145, कोई वृद्धि नहीं हुआ है। बॉक्साइट का 130 था, उसमें 140 हो गया है, 10 का इसमें वृद्धि हुआ है पर टन। उसके बाद चूना पत्थर 63 था, वो 80 हो गया है। डोलामाइट 63 था, वो 75 हो गया है। तो इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना ये है कि पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वाधिक रॉयल्टी दर किससे मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन। अगर क्रम जमाने के लिए पूछता है तो उसको भी आपने अच्छे से याद कर लिए है ये। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि 2014-15 में किसकी हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई है? आपका हुआ है आयरन ओर में, है ना। 300 सीधा एक कितना हो गया? 450। तो ये आयरन ओर का देख लिए, और ये पर टन हम देख रहे हैं। इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि हीरे के भंडारण की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है। हीरे का भंडारण ना, हीरे का भंडारण, क्योंकि बहुत कम हम इसको देखते हैं। हम कोयला, लॉय, स्कटीन ये सब चीज़ में ही रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है और बना भी है। तो हीरे के भंडारण की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या है, तो योगदान कितना है? 4.09% है। इसको भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ भारत के खनिज राजस्व का उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है ये? तीसरा राज्य है ना, मतलब तीसरा बड़ा राज्य है जो खनिज के मामले में राजस्व देता है। इसमें हम देखते हैं कि कुल खनिज उत्पादन का मूल्य, इसके पहले ये सब इसको तो स्किप कर देते थे, लेकिन जिस हिसाब से अब क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो हमको इसको भी देखना पड़ेगा कि कुल खनिज उत्पादन का मूल्य क्या है, किस वर्ष सर्वाधिक था, और भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। वर्ष हम ले रहे हैं 2012 से लेकर के 2019 तक था, और योगदान हम देख रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 2012-13 में हमको सबको याद नहीं रखना है, बस इसको जो चार्ट है ना इसको आप समझ लीजिए। समझ लेंगे तो आसानी से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सबको वैल्यू को हमको याद नहीं करना है। 2012-13 में क्या था? वैल्यू 7.9 था, योगदान मतलब कर सकते हैं प्रतिशत में। उसके बाद 13-14 में आ गया 8.7, 14-15 में 8.2, 15-16 में 8.2, उसके बाद 16-17 में 9.6 थोड़ा वृद्धि हुआ है। 17-18 में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला है 15.66, और अभी 18-19 में है 15.11। वर्तमान का आपको याद कर सकते हैं 15। अभी जैसे इसमें क्वेश्चन एक तरीके से बनेगा योगदान में कि सर्वाधिक योगदान किस वर्ष था। एक तो सन को पूछ सकता है, तो आपको इसको याद रखना है 17-18 में सर्वाधिक योगदान था उत्पादन में, ना उत्पादन मूल्य में।
खनिज के उत्पादन मूल्य में, और किस में देख रहे हैं, करोड़ में, उत्पादन मूल्य में किस वर्ष सर्वाधिक योगदान था। तो 17-18 ये आ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि उत्पादन मूल्य कितना था। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं पूछता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे कितना था, 15.66%। अभी वर्तमान के लिए पूछेगा तो 15.11%। ठीक है, अब कितना है ये, इसको हम देख लेते हैं। ये आपका 17-18 में आपका भारत के लिए ये वैल्यू कितना था, 58,638। ठीक है, करोड़ था। तो ये छत्तीसगढ़ में कितना था, 9,184। उसके बाद अभी वर्तमान के लिए है 73,257 करोड़, तो ये 11,076। तो इसमें से वैल्यू तो याद नहीं रह पाएगा, लेकिन आप इसमें से ये चारों वैल्यू को याद करके रखेंगे। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। खनिज का भंडारण भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी क्या है, जैसा क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ भी दे सकता है ना। तो खनिज के एक नज़र में देख लेते हैं भंडारण। 1 से 2 बार हम इसको कॉपी में लिख के याद करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। कोयला का भंडारण हो गया, इसको तो पहले भी हम प्रतिशत में देखे थे, अभी अमाउंट देख रहे हैं, उसके बाद उत्पादन देखेंगे। तो कोयला का भंडारण आपका कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलामाइट और बॉक्साइट, तो ये भंडारण है। आप इसको कुछ भी ट्रिक लगा करके, जैसा भी करके इस आंकड़ा को याद करेंगे। प्रतिशत को बाद में याद करेंगे, पहले मेन वैल्यू को देखेंगे। तो ये क्या है, 59,907, 59 से आ रहा है ना। 59 मतलब आपको थोड़ा सा ही कम है, मतलब 60 के आसपास मोटा वैल्यू को लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट 60, कोयला 60 है ना। उसके बाद चूना पत्थर का देख रहे हैं तो 10,000 है, मतलब 11 के आसपास मार्क्स चला है, 10,805 है। और लौह अयस्क का है 4,858 है। यह 48 डबल हो गया, 58 यहाँ पर 4848 होता तो आसानी हो जाती, लेकिन 4848 ना होकर क्या है, 4858 है। लौह अयस्क का 4858 है, मतलब 58 है। 3-4 बार ऐसे बोलेंगे ना तो जबान में थोड़ा चढ़ा रहेगा, तो वैल्यू जब आप देखेंगे ना थोड़ा सुना सुना सा लगेगा, तो आप अच्छे से उसको आप टिक कर सकते हैं। डोलामाइट का है, ये डोलामाइट का आपका 1000 से कम ही है, कितना है, 917 है, और इसका 173 है। हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को पकड़ेंगे, ये 60 हो रहा था, ये 11 हो रहा था, ये 5 हो रहा था, ये 1000 हो रहा था, और ये 200 हो रहा था। ऐसे करके हम याद करेंगे तो यहाँ पर दोनों क्या है, 1 है, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 है। ऐसे करके जो भी जैसे भी करके आपको याद हो, आप इसको याद कीजिए, है ना। खनिज का उत्पादन, इसके लिए भी एक बार आप वैल्यू को देख लेंगे, अगर याद होता है तो ठीक है, बाकी उत्पादन इतना उत्पादन हुआ है ऐसे तो नहीं पूछता है, पर इसमें कोयला और चूना पत्थर का कम से कम याद रखेंगे, है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिज के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। इसको मैंने पहले ही बताया था कि 27% राजस्व मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अभी क्वेश्चन यहाँ से बना था, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन रिपीट होगा, तो कई बार इसको हम ऐसे ही ऊपर ऊपर चले जाते हैं। गठन किया गया था 7 जून 2001 को, और इसका मुख्यालय है रायपुर में। उद्देश्य क्या है, खनिज का दोहन एवं विकास करके विकास को बढ़ाना है। इसमें आप ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ पर उत्खनन कार्य होता है तो सरकार का काम केवल खनिज का उत्खनन ही नहीं होता है, खनिज के उत्खनन के साथ साथ भी उस परियोजना से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जो भी टेंडर लेता है या जो भी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए जिसको भी दिया जाता है टेंडर, जिसके पास अधिकार रहता है उत्खनन का, वो क्या करता है, उन कार्यों को भी करता है। तो एक तरीके से अभी हमारे यहाँ 5 परियोजनाएं संचालित हैं CMDC के तहत, तो उन परियोजनाओं के तहत क्या करते हैं, उत्खनन तो करेंगे, साथ में विकास कार्य भी करेंगे। उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बस मैं समझा दे रही हूँ कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। जैसे जहाँ पे उत्खनन किया जा रहा है तो वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क के अलावा स्वास्थ्य है और पर्यावरण की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी उस कंपनी की होती है जो उत्खनन कार्य करता है। तो इसीलिए आप कभी भी देखेंगे जहाँ पर इस तरीके से बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलती हैं तो वहाँ पे रोड को मेंटेन करने का काम है, पेड़ लगाने का काम है, बिजली मुहैया कराने का काम है, ये सारी चीज़ों को वो देखता है, क्योंकि इस परियोजना से ये सभी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप खनिज को निकाल लिए उसके बदले वहाँ की हालत को ऐसा छोड़ दिए कि वहाँ पे चलना या सांस लेना मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं रहता है। परियोजना के साथ ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो आप प्रकृति को पहले जैसे बनाए रखने के लिए भी आपको विकास कार्य वहाँ पे करने होंगे। तो यहाँ पर 5 परियोजनाएं संचालित हैं। तो अभी एग्जाम में ये आया था, ऑप्शन दिया हुआ था 4 ऑप्शन, किस में से कौन सी परियोजनाएं अभी संचालित नहीं है CMDC के तहत, है ना। तो 5 परियोजनाएं कौन कौन सी उसको देख लेते हैं।
पहली परियोजना है बॉक्साइट परियोजना। बॉक्साइट परियोजना, बॉक्साइट कहाँ है? बॉक्साइट का खनन क्या किया जाता है? सरगुजा क्षेत्र में। तो 5 बॉक्साइट खदान हैं जिनका संचालन इसके अंतर्गत किया जा रहा है और इस वर्ष 2 नए की मंजूरी दी गई है। तो अब इसमें से ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि बॉक्साइट का जब खनिज, आप जिन्होंने पढ़ लिया है, जो अभी पढ़ने वाले हैं, कि जो खनिज है कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, किस एरिया में मिलेगा? सरगुजा क्षेत्र में। उसके बाद कोल परियोजना है। कोल परियोजना, इसमें सीएमडीसी के साथ साथ एमपी स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन भी दोनों का एक संयुक्त उपक्रम है। उस उपक्रम का नाम है आपका KCL, केरवा कोल लिमिटेड। और इसमें क्या है, अभी ये निविदा प्रक्रिया इसमें चल रही है, अभी पूरी तरीके से आवंटन नहीं किया गया है, निविदा प्रक्रिया इसकी चल रही है। थर्ड परियोजना है आपका कोरंडम परियोजना। अब यहाँ पर आता है कि कोरंडम किस क्षेत्र में पाया जाता है? कोरंडम आपका पाया जाता है बीजापुर। तो जो आपकी परियोजनाएं भी चलेंगी वो बीजापुर क्षेत्र में चलेंगी। और ये आपका अभी का क्वेश्चन था, अभी जो 26 तारीख को एग्जाम हुआ ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो 2020-21 के लिए 3 खनिज पट्टा दिया गया है, जिसमें एक पट्टा कहाँ है? ग्राम कुचनार, जिला बीजापुर में अभी उसका काम शुरू हो चुका है। उसके बाद लौह अयस्क परियोजना है चौथे नंबर पर। 5 परियोजनाएं इसके अंतर्गत संचालित है। कुल मिलाकर हम 5 परियोजनाएं देख रहे हैं और उसके अंतर्गत जैसे खदान का है या पट्टा का आवंटन है वो अलग है। एक हम चौथी परियोजना हम आए हैं लौह अयस्क। इस लौह अयस्क के अंतर्गत भी 5 परियोजनाएं हैं। कहाँ कहाँ हैं? बेलाडीला है, आरी डोंगरी और कबीरधाम। क्योंकि लौह अयस्क कहाँ मिलता है? एक तो बेलाडीला आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र हो गया, आरी डोंगरी हो गया और कबीरधाम वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है। उसके बाद जो 5वां परियोजना है, 5वां परियोजना है आपका टीन परियोजना। इसके अंतर्गत 14 खनिज पट्टा दिया गया है, जिसमें से 8 आपका जगदलपुर है, बस्तर वाला क्षेत्र में है, ये संचालित है। तो इस तरीके से 5 परियोजनाएं को हमने देखा। उसके बाद इसमें है छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। इसकी स्थापना भी पूछता है, तो इसकी स्थापना की थी 22 दिसंबर 2015 को और सभी 28 जिलों में, क्योंकि अभी जिलों की संख्या में वृद्धि हो गई है, तो अभी इसमें ये जो छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास धीरे से उसकी भी स्थापना हो जाएगी। क्योंकि हम आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पढ़ रहे हैं, तो हम उसी वैल्यू को लेके चलेंगे। अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगी। तो इनकी संख्या अभी कितनी है? 28 सभी 28 जिलों में खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की गई है। एक और होमवर्क आप लोगों के लिए है, इसको मैंने स्किप कर दिया है। और ये क्या चीज़ है कि जो खनिज है, कौन कौन सा खनिज कौन कौन से जिले में, कौन कौन से स्थान में पाए जाते हैं, उसको मैं पढ़ के बताती तो उसमें कोई वैसे समझाने वाला चीज़ नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो आप उसको अपने से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन खनिज से संबंधित आ रहा है। तो एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए टीन अयस्क है, उसका वितरण कहाँ पर मिलता है, कि कौन सी जिले में पाया जाता है। चूना पत्थर है, ये कहाँ मिलता है। तो ये मेन तो आपको याद कर लेते हैं, लेकिन कई बार जैसे अभी आया था कोरंडम कहाँ पाया जाता है, तो बीजापुर में पाया जाता है। तो इससे जितने भी खनिज है ना, उनका वितरण आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें से खनिज से इसी प्रकार का ही क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर कूट मिलान आएगा, 4 खनिज का नाम दे देगा और 4 स्थल का नाम दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन कौन कहाँ से पाए जाते हैं। तो अगर इसमें से आप क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अटेम्प्ट करना है, तो आपको अच्छे से उसको याद करना है। अगर आप चाहते हैं कि उसका ट्रिक वाला वीडियो आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप बोलते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक वाला वीडियो मैं बना दूंगी। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, ताकि इसके बाद जैसे ही नया वीडियो आता है तो आपको अपने आप पता चल जाए, हमको बताना ना पड़े, आप अपने आप आके देख सकते हैं। ठीक है। और साथ में ही अपना सुझाव जरूर दें, क्योंकि आपके सुझाव से ही क्या होता है, हमको मतलब आगे और अच्छे काम करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जो इसी तैयारी में जुड़े हुए हैं वहाँ तक कम से कम आपने एक स्टडी ग्रुप में जरूर पहुँचाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।